फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से हम भी कॉस्टिंग कर रहे हैं। चलिए, हम कॉस्टिंग में क्या क्या कर लिया है। तो भाई, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, यानी आपके स्कूल की गैदरिंग में बच्चे, यानी लड़के लड़कियां, ठीक है, यानी लड़के लड़कियां क्या, तो लड़के लड़कियां हैं, समझो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब उन्हें क्या करेंगे, तो भाई उन्हें ग्रुप करेंगे। यानी कुछ बच्चे गैदरिंग में क्या करेंगे, तो कुछ बच्चे डांस करेंगे, या फिर कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो प्ले में यानी एक्टिंग में ट्राई करेंगे। यानी बच्चे कौन से, तो लड़के लड़कियां, ये क्या हुए हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। और उन एलिमेंट्स को ही हमने क्या किया, ग्रुप किया, यानी क्लासिफाई किया। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये दो चीजें आपको समझी। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि भाई क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या क्या थे। क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, तो एज पर फंक्शन हमने क्लासिफाई किया कि मैन्युफैक्चरिंग ये एक फंक्शन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फंक्शन है, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी एक फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, अब फंक्शन हो गए। अब उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, तो सर कॉस्ट का कैसे बिहेवियर होता है, तो एक तो वो वेरिएबल होती है, एक तो वो फिक्स्ड होती है। और भी तीसरा देखा था ना उसमें, वेरिएबल, फिक्स्ड, और तीसरा क्या, सेमी वेरिएबल, या मैं उसे सेमी फिक्स्ड भी कह सकता हूँ, कि जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों के ही क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें ही आगे हमने देखा था स्टेप्ड कॉस्ट भी एक चौथा प्रकार उसमें ही है, कि जहां पर वेरिएबल और फिक्स का तो नेचर है ही, यानी वो सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स है, और उसका जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो स्टेप जैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो वो होता है स्टेप जैसे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, तो स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब वो देख, आज हम जो देखने वाले हैं वही क्लासिफिकेशन ही देखेंगे, उसमें कुछ आगे जाएंगे कि क्लासिफिकेशन एज पर कंट्रोलेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन एज पर कंट्रोलेबिलिटी। अब कुछ कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं ना, कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, पकड़ में होते हैं। ठीक है, वो कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम करे या ज्यादा करे ये उनके हाथ में होता है। कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं कि भाई कुछ भी कंट्रोल ही नहीं है, कुछ भी कॉस्ट लग सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट उस कॉस्ट को कंट्रोल यानी कम करना ज्यादा करना ये नहीं कर सकती। तो वैसे ही है कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल क्या है, कि जो इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी कंट्रोल कर सकती है मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मैनेजमेंट ने चाहा तो वो ज्यादा बल्क में परचेस कर ले, और बल्क में परचेस करके क्या करेगी, तो डिस्काउंट लेगी। ठीक है, जैसे इंडिगो एयरलाइंस थी ना, इंडिगो एयरलाइंस ने क्या किया कि एयरबस कंपनी जो थी, उस एयरबस कंपनी से 100 एयरप्लेन्स ले लिए। अब सोचिए, 100 एयरप्लेन्स लेना यानी करोड़ों की डील होगी। ठीक है, बट फिर भी उनको डिस्काउंट कितना मिला होगा, ठीक है, हेवी डिस्काउंट मिला होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने एयरप्लेन 100 क्वांटिटीज की ऑर्डर दे दी। तो वैसे ही हमारे नॉर्मल होलसेलर भी क्या करते हैं, बल्क में परचेस करके रखते हैं, और बल्क में परचेस करने के कारण उनके क्या मिलता है, तो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो वैसे तो ज्यादा परचेस अगर मैनेजमेंट करेगी तो उसे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कॉस्ट है ना मटेरियल की, वो कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, अब इन्हें क्या कहेंगे, कंट्रोलेबल कॉस्ट कहेंगे। जैसे कि एक कंट्रोलेबल कॉस्ट का टाइप है वेरिएबल कॉस्ट। रॉ मटेरियल भी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, यानी सारे वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो क्या कह सकते हैं हम, कि भाई वो कंट्रोलेबल है। ठीक है, वो क्या है, कंट्रोलेबल, यानी कंट्रोल किए जा सकते हैं। जैसे कि मटेरियल है, जैसे कि लेबर कॉस्ट, ठीक है, इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब अनकंट्रोलेबल कॉस्ट यानी कि जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, देखिए, कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। जैसे कि क्या, तो जैसे कि फैक्ट्री की रेंट। अब फैक्ट्री की रेंट जो फिक्स है,
उतनी देनी ही पड़ेगी। वो कंट्रोल में नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई नहीं, हमें इतनी नहीं देनी, तो वैसा थोड़ी होगा। यानी कंट्रोल करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्ट्री रेंट, ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। मैनेजर्स की सैलरी, अब मैनेजर को जो तय सैलरी है भाई उतनी तो देनी पड़ेगी ना, ये उससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। यानी ये भी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे कॉस्ट क्या हो सकते हैं, तो यानी ये हो सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो क्या मैं ऐसे कहूँ कि कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होते हैं वो जनरली जनरली क्या होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। बट जो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हैं, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जनरली फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, जो कंट्रोल किए नहीं जा सकते, ठीक है। ये समझा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है अलग अलग, जैसे कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल में, यहाँ पर whether a cost is controllable or not depends on the management level। यानी कि भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या है, सारी कॉस्ट जो होगी वो अनकंट्रोलेबल होगी, ठीक है, क्योंकि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो थोड़ी ना डिसीजन लेगा। बट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होगा ना, वो डिसीजन ले सकता है कि कौन सी कॉस्ट हमें कम करनी है, कौन सी कॉस्ट कम की जा सकती है, कौन सी कॉस्ट एक्चुअल में ही फिक्स है, कौन सी कॉस्ट अनकंट्रोलेबल, ये डिसीजन हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ले सकता है। बट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए सारे ही कॉस्ट जनरली क्या होंगे, अनकंट्रोलेबल, सारे क्या होंगे, अनकंट्रोलेबल होंगे। क्यों, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ी ना डिसीजन लेगा, ठीक है। यानी व्हाट इज कंट्रोलेबल एट वन लेवल मे बी कंट्रोल, व्हाट इज अनकंट्रोलेबल एट वन लेवल मे बी कंट्रोलेबल एट हायर लेवल। यानी क्या कहना है कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए सारे ही कॉस्ट क्या हो सकते हैं, अनकंट्रोलेबल। भाई लोअर लेवल को थोड़ी ना डिसीजन लेने की हम अथॉरिटी देंगे, नहीं देंगे। बट हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या होगी, उनके पास डिसीजन लेने की पावर होगी, ठीक है, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को, वैसा। अब लॉन्ग रन के एंगल से अगर देखिए, तो लॉन्ग रन में ना हम क्या कर सकते हैं, सारे ही कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट शॉर्ट रन में कॉस्ट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। अब मुझे कहिए कि ये फैक्ट्री रेंट जो हमने देखा, ये क्या था, तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है, ये क्या था, तो ये अनकंट्रोलेबल कॉस्ट था। बट अगर मैं कहूँ कि मैंने 10-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जो फैक्ट्री का लैंड का जो ओनर था उसको मैंने कहा कि भाई ये देखो 10-15 साल का मैं क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। अब 10-15 साल का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो वो क्या कहेगा कि भाई ठीक है, मैं आपको थोड़ा रेंट में कंसेशन दूंगा, ठीक है, रेंट में मैं कंसेशन दूंगा। तो उससे क्या हुआ कि जो फिक्स्ड कॉस्ट थी मेरी फैक्ट्री रेंट, वो क्या होगी, कम हो सकती है ना। यानी लॉन्ग रन के एंगल से मैं देखूं तो कॉस्ट कम भी हो सकती है, ठीक है। तो वही कह रहे देखिए, लॉन्ग रन में कॉस्ट कम हो सकती है। अब आगे का, यानी हमने क्या देखा, कंट्रोलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ कॉस्ट कंट्रोलेबल होती है, कुछ कॉस्ट अनकंट्रोलेबल। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, मुझे ये समझाने की आपको, अगर ऊपर हमने पढ़ा दिया है कि भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, तो फिर से यहाँ कॉस्ट के एलिमेंट्स देने का क्या मतलब है, ठीक है। बट फिर भी आपके सिलेबस में दिया है, फिर से हम वही चीज पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या होता है, आपको क्या ये डायग्राम याद है, मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूँ, हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। क्या ड्रॉ किया था, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ड्रॉ किया था हमने। उसमें हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने ड्रॉ किया था
डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, और हमने ड्रॉ किया था इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या था, तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या था, वही थे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। बस ये क्या थे, डायरेक्ट थे, ये इनडायरेक्ट थे, ठीक है। अब और मैंने आपको एक चीज कही थी, वो क्या, कि इसी को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही मैं और क्या नाम दे सकता हूँ, तो मैं दे सकता हूँ ओवरहेड्स। क्या नाम दे सकता हूँ, ओवरहेड्स। और अगर मैंने ये ओवरहेड्स नाम इसको दिया, तो इसके फिर क्या होंगे, इसके तीन प्रकार क्या होंगे, तो एक होगा फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक होगा एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड्स, और एक क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। क्या ये आपको समझा, तो ये आप एकदम, आपने क्या ये ड्रॉ कर लिया है क्या, ठीक है। ये ड्रॉ कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये शायद ड्रॉ आपका हो जाएगा, ठीक है। बस यही पढ़ना है हमें, ठीक है, यही क्या करना है, हमें पढ़ना है। तो ड्रॉ कर लीजिए फटाफट एकदम। क्या हुआ, तो बस वही हमें पढ़ना है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, ठीक है। तो क्या क्या है भाई, डायरेक्ट मटेरियल, हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है ऑलरेडी। बट फिर भी आपके सिलेबस में, आपके सेकेंड चैप्टर में फिर से वो दे दिया है, ठीक है। तो हमने वो स्किप नहीं किया, जैसा है वैसा हमने नोट्स में हमारे ऐड कर लिया है, ठीक है। तो मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, मैंने कहा ना मटेरियल के दो प्रकार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली ट्रेस जो कर सकते हैं प्रोडक्शन में, उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि वुड यूज इन द मेकिंग, फर्नीचर मेकिंग, जो लकड़ी है फर्नीचर में, तो जैसे बेंचेस है देखिए, तो ये जो बेंचेस है ना, इसमें लकड़ी है, ये दिखता है हमें, ठीक है, तो लकड़ी है भाई, तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, जो दिखता है प्रोडक्ट में। स्टील जो है कार में यूज हुआ हुआ, वो हमें दिखता है कि भाई ये स्टील हमके कार में दिख रहा है, ठीक है, कार में स्टील है भाई, तो ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, जो प्रोडक्ट में हमें दिखता है, ठीक है। फैब्रिक्स इन द गारमेंट, अब कपड़ों में जो फैब्रिक यूज हुआ है, वो दिखता है कि भाई फैब्रिक है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में वो मटेरियल दिखता है, उसे कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, कि जो प्रोडक्शन में यूज होता है बट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी अब प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी लगेगी, मशीनरी में जो ऑयल यूज करेंगे, वो ऑयल हमें क्या, वो प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में दिखेगा, ऑयल यूज हुआ है भाई, नहीं दिखेगा, बट ऑयल तो यूज हुआ है ना,
तो उसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, जो हमें प्रोडक्शन में यूज होता है बट फिनिश्ड प्रोडक्ट में दिखता नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, जैसे मैंने ऑयल का एग्जांपल दिया। क्लीनिंग सप्लाई, जैसे फर्श क्लीन करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है वो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज हुआ है बट फिनिश प्रोडक्ट में नहीं ना, इसलिए वो क्या है, इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट लेबर क्या होता है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे कि असेंबली लाइन वर्कर्स, जो मैंने आपको डिस्कवरी चैनल का फैक्ट्री मेड का एग्जांपल दिया कि वहां पर क्या होता है कि एक जो होता है वो चेन होती है, चेन ऑफ एक्टिविटीज होती है, और वहां पर वो असेंबली लाइन पर जो वर्कर एक्चुअली प्रोडक्ट असेंबल करता है, बनाता है, वो जो वर्कर है ना, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन है। ठीक है, यानी असेंबली लाइन का वर्कर। सेम स्ट्रेसेस इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में वो जो काम करता है ना गारमेंट बनाने का, सुई धागा से जो गारमेंट बनाते हैं एक्चुअली, वो जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन है। ठीक है, अब वो हुए तो ये क्या है, डायरेक्ट लेबर। उसके ही अपोजिट जो हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं दिखते फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। जैसे कि फैक्ट्री में सुपरवाइज करने वाला जो बंदा है भाई, वो सुपरवाइज करता है, वो देखता है कि भाई सब बराबर चल रहा है या नहीं, बट वो एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं करता। मेंटेनेंस स्टाफ, जो मेंटेनेंस करता है, यानी मशीनरी का मेंटेनेंस है, तो वर्कर आएगा मशीनरी को ठीक करके जाएगा। अब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, यानी मेंटेनेंस स्टाफ। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, क्वालिटी चेक करता है, वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद एक है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस यानी जो प्रोडक्ट के लिए हमें खर्चे लगते हैं बट वो ना मटेरियल है ना लेबर है। ठीक है, तीसरा खर्चा है, यानी जैसे डायरेक्टली ट्रेस टू स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज अदर देन मटेरियल एंड लेबर, तो डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि मुझे बताइए कि आपने चाय वाले दुकान देखे होंगे, चाय वाले दुकान जो होते हैं उनकी फ्रेंचाइजीज होती है। जैसे आपने एमबीए चाय वाला सुना होगा। ठीक है, तो एमबीए चाय वाला जो है वो क्या करते हैं, फ्रेंचाइजीज बेचते हैं। ठीक है, अब फ्रेंचाइजीज बेचकर वो क्या करते हैं, तो जो फ्रेंचाइजी खरीदने वाला बनता है, यानी जो पैसे देता है एमबीए चाय वाले को, और वो क्या करता है, फ्रेंचाइज खरीदता है, तो वो बंदा जो रॉयल्टी भरेगा। ठीक है, रॉयल्टी यानी मैं आपका एमबीए चाय वाले का नाम यूज करता हूँ, उस नाम के बदले में मैं आपको पैसे देता हूँ। ठीक है, अब वो पैसा देना ये क्या है, डायरेक्ट खर्चा है हमारा, क्योंकि वो पैसा अगर मैं नहीं दूंगा तो भाई मैं एमबीए चाय वाले के नाम के अंडर चाय थोड़ी बेच पाऊंगा। ठीक है, चाय नहीं बेच पाऊंगा ना, यानी ये क्या है, रॉयल्टीज क्या है, तो डायरेक्ट खर्चा है भाई, प्रोडक्शन के लिए जरूरी है ये, क्योंकि ये खर्चा अगर मैं नहीं करूंगा तो चाय बेच ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद मशीनरी का रेंट चार्जेस। अब मशीनरी प्रोडक्शन में यूज होती है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मैं अगर मशीनरी यूज करता हूँ और अगर रेंट भरूंगा ही नहीं तो क्या मैं मशीनरी यूज कर पाऊंगा, नहीं ना। वो मशीनरी तो लेकर जाएंगे लोग, जो आपने रेंट नहीं भरा भाई, रेंट भरिए फिर यूज करिए। ठीक है, यानी मशीनरी का जो रेंट है वो क्या है, वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट खर्चे, जो खर्चे आपके एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में आपको जरूरी नहीं है। ठीक है, और वो आप प्रोडक्ट में ट्रेस भी नहीं कर पाओगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट में कितना खर्चा लगा। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री का खर्चा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप कैसे एलोकेट करोगे। ठीक है, कैसे एलोकेट करोगे, यानी वो क्या है, इनडायरेक्ट खर्चा है कि फैक्ट्री की तो जरूरत है बट वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया ना, उस प्रोडक्ट को बनाने में इस फैक्ट्री रेंट का कितना योगदान लगा है, वो योगदान हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट करके। डेप्रिसिएशन जो है, ये डेप्रिसिएशन भी क्या है,
कि भाई कितना डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लगा है, वो जो प्रोडक्ट है वो मेजर करना डिफिकल्ट, यानी क्या कि भाई ये खर्चा ऐसा है कि डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट को हम ट्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, कि एक प्रोडक्ट को कितना खर्चा लगा, और एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने में भी इन खर्चों का योगदान नहीं होता, ठीक है, जरूरी है बट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में जरूरी नहीं है, ठीक है, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट। अब मैंने आपसे ये कहा था, चलो डायग्राम में वापस आते हैं, कि ये जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ये जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इन्हें ही मैं क्या कहूंगा, इन्हें ही मैं कहूंगा ओवरहेड्स कहूंगा, ठीक है, क्या कहूंगा, ओवरहेड्स कहूंगा। सारे इनडायरेक्ट खर्चे, इन्हें मैं क्या कहूंगा, ओवरहेड्स कहूंगा, ठीक है। तो अब ओवरहेड्स के बारे में जानते हैं। ओवरहेड्स कौन से, तो जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में ऐसे खर्चे हैं जो इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में एक बात मैं आपसे क्लियर चाहता हूँ कि क्या आपको ये समझा है कि, फिर से डायग्राम में आते हैं और मुझे एक कंफर्मेशन आप बताइए कि क्या आपको ये समझा है कि फैक्ट्री ओवरहेड, यानी यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये आ सकते हैं कि नहीं, ये आपको समझा है क्या कि ऐसा आ सकता है, और क्यों आ सकता है ये भी आपको समझा है क्या, क्यों आएगा, क्योंकि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम ओवरहेड कह रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ही ओवरहेड्स। तो जो भी हम क्लासिफाई करेंगे उसमें तो ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस तो आएंगे ना, यानी यहाँ भी मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस आएंगे, यानी यहाँ भी मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही तो हम ओवरहेड्स कह रहे हैं ना। तो ये आपको समझा है ना, ये समझा है आपको। अब चलिए, अब हम टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स में पहले आएंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यानी ओवरहेड्स यानी जो एक्चुअल फिनिश प्रोडक्ट में बनाने में यूज नहीं होते, उसे ही क्या कहेंगे, ओवरहेड्स, क्योंकि ओवरहेड्स को ही क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे, ठीक है। तो रिलेट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस बट नॉट डायरेक्टली टाइड अप टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है बट एक्चुअल फिनिश प्रोडक्ट बनाने में नहीं है। जैसे कि फैक्ट्री मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यानी इसे कहेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, मैंने यहाँ नाम पे लिखा था उस डायग्राम में, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री के अंदर के खर्चे, ठीक है, इमेजिन कीजिए फैक्ट्री के अंदर के इनडायरेक्ट खर्चे जो जो भी हो सकते हैं वो कहाँ आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। तो जैसे फैक्ट्री का मेंटेनेंस का खर्चा है, हमारे जो इक्विपमेंट है उसके डेप्रिसिएशन का खर्चा, वो जो है वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है, बट फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है। अब वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस, ऑफिस के अंदर के जो भी खर्चे होंगे वो थोड़ी ना डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए जरूरी थे, ठीक है, क्या वो जरूरी थे, नहीं। इसलिए मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन बोलूंगा ना, तो आपके दिमाग में ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, कि ऑफिस में क्या क्या खर्चे लगेंगे। तो जैसे ऑफिस का रेंट लगेगा भाई, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए थोड़ी जरूरी था, ठीक है। सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो सही से प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, वो देखने का काम जो करता है वो ऑफिस में बैठकर करता है, इसलिए उसका जो खर्चा होगा, उसकी जो सैलरी होगी, वो क्या है कि भाई ये इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए तो ये ओवरहेड्स में आया है ना, और वो भी ऑफिस का है, इसलिए ये ऑफिस यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आया है, ठीक है। उसके बाद एक है कि भाई प्रोडक्ट तो बन गया, अब प्रोडक्ट को जो बेचने का खर्चा आएगा, जो एडवर्टीजमेंट हम करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट वो होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर तक पहुंचाने का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो खर्चा करेंगे, वो क्या होगा, तो वो होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। जैसे कि सैलरी ऑफ द सेल्स स्टाफ, एडवर्टाइज करने का खर्चा, ये जो है ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं, यानी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में इनका कुछ भी रोल नहीं है, बट ये सेल करने में और प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करते हैं, ठीक है।
अब ये हमने क्या देखा, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट देखे, भले ही हमने देख लिए थे पहले ही, ठीक है, ये चैप्टर शुरू होने तक तभी देख लिए थे, पर फिर भी हमें दिए हैं तो हम देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने जो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में सेग्रीगेशन किया, सेग्रीगेशन जो किया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये जो हमने किया इसका हमें यूज क्या होता है, ठीक है, क्या यूज होता है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस है कि उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो समझती है। जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, वो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को अलोकेट कर दूंगा, यानी मुझे समझेगा कि प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्ट खर्चे कितने लगे, ठीक है, यानी एक्यूरेट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में निकाल पाऊंगा। देखिए उससे क्या होता है कि टोटल कॉस्ट हमें एक्यूरेटली कैलकुलेट करने में आसानी होती है। जैसे कि अगर मैं फर्नीचर बनाता हूँ तो लकड़ी का डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा मुझे कितना लगा फर्नीचर बनाने में, ये मुझे समझेगा ना। अगर मैं बाइफर्केशन करूंगा तो, और फैक्ट्री मेंटेनेंस यानी ओवरहेड्स कितने लगे ये समझेगा। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की प्राइस यानी मेरे फर्नीचर की प्राइस में आसानी से ढूंढ पाऊंगा। और अगर मैं प्राइस एक बार ढूंढ लिया तो मुझे सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करना आसान होगा। भाई कॉस्ट कितनी लगी, उस अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस भी डिसाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये समझा आपको पहली बात तो एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग होती है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बाइफर्केशन करने से फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये है कि भाई एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। दूसरा कि मैं कॉस्ट कंट्रोल कर पाऊंगा और रिड्यूस कर पाऊंगा, यानी अगर मुझे समझा कि डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, तो मैं ट्राई करूंगा कंट्रोल करूँ कि अगर डायरेक्ट मटेरियल और लेबर तो ठीक है भाई, ये तो लगते हैं प्रोडक्शन में, बट मेरा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और ये इनडायरेक्ट खर्चे जो है ये ज्यादा क्यों लगे हैं, ठीक है, ये कम लगने चाहिए, तो ये ज्यादा क्यों लगे, तो मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगा। बट कब, जब मुझे ये समझेगा कि डायरेक्ट कितनी है, इनडायरेक्ट कितनी, यानी क्या कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में जब मैं बाइफर्केशन करूंगा तब मुझे समझेगा, यानी ये जरूरी है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में। इससे क्या होगा कि इनएफिशिएंसी मुझे समझेगी, उसमें कौन से कॉस्ट मुझे लग रहे हैं पर उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, और मैं कॉस्ट रिडक्शन भी कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो मुझे लग रही है वो हायर लग रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होगा कि उससे एक्चुअल मेरा खर्चा बढ़ रहा है, बट वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में जरूरी नहीं है, तो वो क्यों बढ़ रही है भाई, वो देखूंगा और मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मेरी कॉस्ट सेविंग होगी, यानी इनडायरेक्ट खर्चे मुझे कम है या ज्यादा है ये समझा, तो मैं उन्हें कम करने की कोशिश करूंगा और कॉस्ट सेविंग कर लूंगा। इससे क्या होगा कि मैं बाकी के फर्म के कंपैरिजन में मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, मैं ज्यादा उनको टक्कर देगा, ठीक है। यानी दूसरी बात क्या हुई, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। पहली बात क्या थी, पहली बात यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में हमने बाइफर्केशन जो किया उससे क्या होगा कि एक्यूरेट प्रोडक्ट प्राइसिंग होगी। दूसरी बात क्या हुई, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब तीसरी बात क्या है कि बजट निकालने में और फोरकास्ट करने में आसानी होती है भाई, कि मुझे समझा कि भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में कितने खर्च लगेंगे, तो बजट बनाते समय मैं डायरेक्ट कॉस्ट जो है कितनी लगेगी वो एस्टिमेट कर पाऊंगा, फोरकास्ट कर पाऊंगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए वो फोरकास्ट कर पाऊंगा। अगर मुझे ये बाइफर्केशन ही पता नहीं होगा तो मैं क्या बजट बनाऊंगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखूंगा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लिखूंगा, ठीक है। तो ये यानी रियलिस्टिक बजट बनाने में और फ्यूचर फोरकास्ट करने में मुझे आसानी होती है। If business knows the exact cost of direct material overhead from past period, they can predict the budget needed for upcoming production cycle. नहीं, अगर मुझे पिछला बजट पता होगा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा था, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, एक्यूरेट प्रोडक्ट की बजट जो है वो डिसाइड कर पाऊंगा, ठीक है।
उसके बाद मेरा चौथा जो इम्पोर्टेंस है कि भाई क्यों बाइफरकेशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट जरूरी है, तो उससे क्या है कि मुझे डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो भाई कैसे डिसीजन लेने में आसानी है? अगर मुझे ये समझा कि मेरी कॉस्ट कैसी है, डायरेक्ट मटेरियल कितना, लेबर कितना, ये समझा, तो मुझे डिसीजन लेना होगा कि भाई मुझे अगर प्रोडक्शन करने में इनडायरेक्ट खर्चे ही ज्यादा हो रहे हैं, अगर इनडायरेक्ट खर्चे ही ज्यादा है, या फिर मान लो डायरेक्ट खर्चे भी ज्यादा है, सब खर्चे बहुत ज्यादा है बाकी के फर्म के कंपैरिजन में, बाकी के जो कंपनीज है उनको कम खर्चे लगते हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा लगते हैं, तो मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि भाई ये बनाने से अच्छा मैं कहीं से वो प्रोडक्ट परचेज कर लूँ, ठीक है, और मैं बस बेचने का काम करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, बनाने से अच्छा मैं परचेज कर लूँ और वो क्या करूँ, बेचूं। ये डिसीजन लेने में मुझे आसानी होगी जब मुझे एक्चुअल कॉस्ट के बाइफरकेशन समझेंगे, ठीक है, यानी इन्फॉर्म्ड डिसीजन में ले पाऊंगा रिगार्डिंग प्राइसिंग, आउटसोर्सिंग एंड इवन प्रोडक्शन प्लानिंग। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो किसका था, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग है ना, दूसरे को ही काम बता देना और वो काम करेगा, ठीक है, और मैं उसको पैसे दे दूंगा, यानी वो मेरे लिए क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मैं उससे परचेस कर लूंगा और मैं बेचने का काम करूंगा बनाने से अच्छा, ठीक है, बनाने से अच्छा मैं खरीदूंगा और बेचूंगा। जैसे कि मैं क्या करूंगा, आउटसोर्सिंग डायरेक्ट लेबर फॉर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे क्या होगा कि भाई मैं लेबर को आउटसोर्स कर दूंगा, यानी लेबर वो दूसरा काम करेगा, ठीक है, अब वो क्या होगा, मेरे लेबर का खर्चा दूसरा उठाएगा, यानी मेरा खर्चा तो बच गया ना, और मुझे लेबर की सैलरी, उनका मेंटेनेंस, उनके हेल्थ इश्यूज से कुछ कंसर्न नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्फॉर्म डिसीजन ले पाऊंगा मैं कि भाई मुझे कॉस्ट के बाइफरकेशन की वजह से ही समझा कि लेबर जो है वो बहुत आलसी होता जा रहा है, और उससे अच्छा, उसकी सैलरी देने से अच्छा मैं क्या करूंगा, दूसरे लोगों को काम करने को बोल दूंगा और उनको मैं क्या करूंगा, बस उनके खर्चे दे दूंगा। तो दूसरे फर्म क्या करेंगे, उनके लेबर लाएंगे, उनके जो इंश्योरेंस है वो निकालेंगे, उनका जो भी खर्चा है वो दूसरे फर्म देखेंगे, अब मैं बस उस फर्म को पे करूंगा, मेन फर्म को पे करूंगा, ताकि वो लेबर का खर्चा देख लेगी, ठीक है। इससे मेरा हेडेक बच जाएगा, दिमाग खोटी मेरी बच जाएगी। और एक बात है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी मुझे करना आसान होता है जब मैं कॉस्ट का बाइफरकेशन करता हूँ। कैसे? तो जैसे इफ कंपनी ऑफर्स बोथ लग्जरी एंड बजट फर्नीचर, segregating cost will show which line contributes more to the bottom line। यानी आप बॉटम लाइन का मतलब लिख दीजिए प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर एक बिजनेस दो प्रोडक्ट बनाता है, एक बेसिक से फर्नीचर और एक कौन से, हाई एंड वाले फर्नीचर, अब ऐसे फर्नीचर अगर वो बनाता है तो एक बिजनेस को समझना जरूरी है कि मुझे प्रॉफिट कौन से वाले प्रोडक्ट देते हैं, वो बेसिक फर्नीचर या फिर हाई एंड वाले, हाई क्वालिटी वाले लग्जरी फर्नीचर, ठीक है। अब ये उसे प्रॉफिट कौन देता है ये कैसे समझेगा, जब उसे कॉस्ट के बाइफरकेशन के बारे में पता होगा कि भाई कॉस्ट एक्चुअली मुझे कौन से प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा लगती है, ठीक है, और अगर रीजनेबल कॉस्ट लगती है तो ठीक है, बट अगर अनरीजनेबल कॉस्ट लगती है तो वो क्या है, वो गलत बात है। तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी का डिसीजन जो है ये मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मुझे ज्यादा प्रॉफिट देगा, वो प्रोडक्ट मुझे बनाना चाहिए ज्यादा। इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी डिसीजन में ले पाऊंगा, और जो अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है ना उसे मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, यानी उसे क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ये होता है आपका सेकेंड चैप्टर खत्म, जहां पर बेसिकली हमने क्या है देखा कि भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, एक बार बस याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, वही होता है, बस इनडायरेक्ट होता है, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बस यहाँ एक और चीज है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैं ओवरहेड्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को मैं ओवरहेड्स भी बोल सकता हूँ। और अगर मैंने ओवरहेड्स बोले तो उसका मीनिंग क्या है कि तीन प्रकार के ओवरहेड्स हैं। कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी उसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, इतना समझा है आपको। अब एक चीज उसमें कि इन तीनों ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल भी लग सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी लग सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लग सकता है, तीनों में। क्यों? क्योंकि ये इसे ओवरहेड्स को ही दूसरा नाम क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आते ही है ना, तो ओवरहेड्स में भी क्या आएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बस इतना आपको समझता है क्या? ठीक है, ये चीजें अगर आपको समझेंगी ना तो आपको ये थर्ड चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ये देखा हमने, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है। ठीक है, अब यही देखिए नीचे क्वेश्चंस भी है वो भी डिस्कस कर लेंगे। आपने जो भी बुक परचेस की है, अगर नहीं परचेस की तो बुक परचेस कीजिए, या फिर ये जो नोट्स है ना इनका प्रिंट आउट ले लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कंसेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, पहला क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे? तो देखिए हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ था ना सेकेंड चैप्टर का, इसी में हमने देखा था इसी में हमने क्या देखा था, ये देखिए, तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ये जो नोट्स में है ना ये लिखेंगे, की प्रिंसिपल लिखेंगे, कंसिस्टेंसी, वेरीफाइबिलिटी, रीजनेबलनेस, ये तीनों चीजें लिखेंगे। और डेफिनेशन मैंने आपको कहा था एक याद कर लीजिए, वो लिखेंगे। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट में लिखना है, क्योंकि आपको बस कंसेप्ट के बारे में बोला है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब वो नीचे वाला पार्ट लिखेंगे, कौन सा वाला, ये देखिए ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, फेयर कंपटीशन, कॉस्ट कंट्रोल, ये जो है ना ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो ये आप लिखोगे कितने, 12 है, 12 ये आप कहाँ लिखोगे? तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए तो ये 12 लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है और डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बताइए। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अभी अभी हमने डिस्कस किए। ठीक है, क्या क्या है? तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसी को मैं क्या कह सकता हूँ, ओवरहेड्स कह सकता हूँ। ठीक है, ओवरहेड्स यानी क्या कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या इतना लिख कर आओगे आप एकदम आराम से? ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी क्या और उसका इंपॉर्टेंस क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी क्लासिफिकेशन एज पर फंक्शन हो सकता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च। तो चलिए ये याद आपको तो मैं दिला सकता हूँ, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ।
तो ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट तो ठीक है, आपको मुझे दिखाना है क्लासिफिकेशन। तो ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यानी क्या, तो इसका मतलब लिख कर आएंगे कि ग्रुपिंग ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, आप हमने पढ़ लिया है, बट मुझे बस आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन में लिख कर क्या आएंगे। एक डेफिनेशन ये लिख कर आएंगे, और इम्पोर्टेंस जरूरी क्यों है, तो बजट बनाने में मदद होती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन की वजह से, मेजरिंग एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग कॉस्ट, ये 4 पॉइंट जैसे लिख कर आएंगे। ठीक है, यानी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एलिमेंट। तो क्या है फंक्शनल एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं भाई, मैंने क्लास कॉस्ट को क्लासिफाई करने के पहले फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ये एक फंक्शन है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फंक्शन है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक फंक्शन है कि नहीं। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च। वही तो है भाई, एकदम आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम आसान से क्वेश्चन कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के बारे में लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा वाला के एग्जांपल्स भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, क्या ये आप लिख सकते हो। ठीक है, जो हमने लेसन पढ़ा है उसके ही अकॉर्डिंग क्या है, एकदम वन वन लाइन के क्वेश्चन है भाई, एकदम आसान वाले। ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये आप लिख सकोगे ना। ठीक है, बट मैं भी फिर से चाहूंगा कि ये भाई आपको एक बार बताएंगे। ठीक है, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर। तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, तो वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, और उसका ही सेमी वेरिएबल का एक भाई है, उस भाई का क्या नाम है, स्टेप्ड कॉस्ट। ठीक है, उसका क्या नाम है, स्टेप्ड कॉस्ट। सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी क्या, सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स। अब ये देखो वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टेप्ड कॉस्ट भी बताया मैंने। ठीक है, अब ये स्टेप्ड कॉस्ट कम्यूटेड, ठीक है, ये तो आगे आएगा आपको, बट हमारा क्या चल रहा था यहाँ पर, तो एलिमेंट्स ऑफ, हाँ, तो कॉस्ट इनटू एलिमेंट्स यानी जो हमने अभी अभी पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, वही चीजें वापस, बस क्वेश्चन क्या है, यानी ये देखिए, ये जो है ना, ये थर्ड वाला, तो ये जो है ये कहा, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ वाला, ये सेम ही है। ठीक है, ये क्या है, तो सेम ही है। ठीक है, यही है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट लिखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट फिर से वही चीजें, फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में डिटेल लिखेंगे और एग्जांपल भी लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि एज पर प्रोडक्शन वो वेरी होता है। ठीक है, यानी पर यूनिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बट टोटल क्या है, वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट का क्या है कि फिक्स कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड है। ठीक है, टोटल जितना लगेगा 1 लाख रुपए फैक्ट्री रेंट फिक्स्ड है, बट पर यूनिट वेरिएबल है, क्योंकि अगर मैंने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया तो पर यूनिट कम होगा ना वो, ऐसा। के बाद कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे कि कमिटेड क्या है, डिस्क्रिशनरी क्या है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ये है कमिटेड और डिस्क्रिशनरी कॉस्ट। कमिटेड यानी ऐसी, ये जो कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी है ना, ये बस फिक्स्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो मैं अवॉइड नहीं कर सकता उसे मैं कहूंगा कमिटेड, और जिसे मैं अवॉइड कर सकता हूँ इसे कहेंगे डिस्क्रिशनरी। ये पढ़ लिया है। ठीक है, मैं बस आपको क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ लिया हम। उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है, तो जो रुपीज टर्म्स में हम कॉस्ट बोल सकते हैं उसे फाइनेंशियल कहेंगे, तो रुपीज टर्म्स में हम नहीं बोल सकते थे
नॉन फाइनेंशियल, जैसे कि एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्या है? एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन जो है ये थोड़ी रुपीज टर्म में, ये थोड़ी मेजर कर सकते हैं, तो ये मेजर नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये क्या है? हमने पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट को हम अलोकेट कर पाएंगे, इसे कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो हम प्रोडक्ट को अलोकेट नहीं करते, यानी हम क्या कह सकते हैं कि फैक्ट्री रेंट जो है ये प्रोडक्ट को अलोकेट नहीं होगी, तो ये क्या है? पीरियड कॉस्ट। अब आप कहोगे कि फैक्ट्री रेंट जो है ना, सर ये फैक्ट्री रेंट तो फिर कहाँ आएगी? तो ये तो फिक्स कॉस्ट में भी आ सकती है सर, या ये तो कमिटेड कॉस्ट में भी आ सकती है सर। तो मैंने आपको क्या कहा, ये अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि आपको मेरा वो एग्जांपल आपके गैदरिंग वाला समझा है क्या? ठीक है, गैदरिंग के एग्जांपल में क्या था कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है ना, वही क्लासिफिकेशन में रहेंगे ना, वही क्लासिफिकेशन में रहेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट के प्रकार हैं। अब उन्हें आप ग्रुप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उन्हें कमिटेड एंड डिस्क्रिशनरी कहो, उन्हें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल कहो, उन्हें प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट कहो, कुछ भी कहो, वो तो उनका क्लासिफिकेशन है, बट बेसिक कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, ये आपको समझा है ना? ये अगर आपको बात समझती है ना, तो मैं कहूंगा आपको सेकंड चैप्टर समझ चुका है। ठीक है, क्या कहूंगा? सेकंड चैप्टर आपको एकदम समझ चुका है, ये अगर आपको बात समझती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाइबिलिटी विद कॉस्ट यूनिट, ये और कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, ये दो चीजें हैं। तो ये हमने आज के ही लेक्चर में देखा है। ठीक है, आ गया हमारा आज का लेक्चर, तो यही पीडीएफ है। ठीक है, जो पहला आंसर हमने डिस्कस किया ना आज के लेक्चर में, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, ठीक है, वही आंसर है। क्या लिखेंगे? कंट्रोलेबल कॉस्ट, और दूसरा है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो ठीक है, ये आप लिखोगे और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखोगे कि ये क्या है, और दूसरा लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव। ठीक है, बस यही लिखना है। ठीक है, ये आपको एकदम सॉर्टेड करके दिया है, और क्वेश्चन भी आपको करवा के दिए हैं बड़े वाले, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द पेयर आप कर सकते हो, इंटरेस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको बड़े क्वेश्चन एक बार दिखा दिए कि भाई बड़े क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझता है तो भाई आज का लेक्चर सक्सेसफुल है, मैं ऐसा बोलूंगा। ठीक है, यानी सेकंड चैप्टर हमारा डन 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 हो गया है जी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे बाद में थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए।